नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी सीजफायर के बाद खामेनेई के बयान की, एक बार फिर सवालों से घिरे चुनाव आयोग की, देखेंगे एससीओ की बैठक में सरकार के दावों की कैसे खुली पोल, बुलडोजर एक्शन पर क्या है सीजेआई गवाही का बयान, जानेंगे सीजफायर पर पीएम मोदी का नाम लेकर ट्रंप ने किया क्या दावा, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे फास्टैग में हुए क्या बड़े बदलाव। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस का चुनाव आयोग को अल्टीमेटम, चिट्ठी लिखकर की महाराष्ट्र चुनाव की वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी और वोटिंग वाले दिन की वीडियो फुटेज को तुरंत जारी करने की मांग, 1 हफ्ते का दिया समय। भारत की एक और बड़ी कामयाबी, स्पेस सेंटर पहुंचा ड्रैगन अंतरिक्ष यान, 14 दिन स्पेस में रहेंगे शुभांशु शुक्ला और बाकी अंतरिक्ष यात्री। एसीबी ने सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज किया केस, अस्पताल निर्माण कार्य में करप्शन मामले में हुआ है केस, दोनों नेताओं पर करोड़ों रुपए के घोटाले का है आरोप। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 1000 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 83,755 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 304 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 25,549 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। ईरान और इजराइल के साथ 12 दिन तक चली जंग थम चुकी है। इसके बाद पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर तीखा हमला किया। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी लड़ाई में ईरान के जज्बे और उसकी मिसाइल क्षमता की तारीफ की। तो क्या कुछ कहा है ट्रंप ने और जंग पर क्या बोले खामेनेई, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों की जंग के बाद सीजफायर का ऐलान हुआ। इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान देते हुए दावा किया कि उनके देश ने इजराइल पर जीत दर्ज की है और अमेरिका को भी करारा जवाब दिया है। खामेनेई ने कहा, अमेरिका दोनों देशों के बीच खुली जंग में इसलिए कूदा क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने दखल नहीं दिया तो इजराइल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ। ईरान ने अमेरिका के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया और उसे नुकसान पहुंचाया, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के प्रमुख ठिकानों में से एक है। ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अहम ठिकानों तक पहुंच गया। अगर कोई हमला हुआ तो दुश्मन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। खामेनेई ने कहा कि जो लोग ईरानी लोगों और उनके इतिहास को जानते हैं, वो जानते हैं कि ईरानी राष्ट्र आत्मसमर्पण करने वाला राष्ट्र नहीं है। ये ट्रंप के उस धमकी का जवाब था जिसमें कहा गया था कि ईरान अनकंडीशनल सरेंडर करे। इस सारे हंगामे और दावों के कारण इस्लामी गणराज्य के प्रहारों ने ज़ायोनी शासन को व्यवहारिक रूप से उखाड़ फेंका। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी मिसाइलों ने इजराइल को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, कई बिल्डिंग तबाह हो गई। ईरान बहुत बहादुरी से लड़ा। ट्रंप ने कहा कि अगले सप्ताह अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होगी। समझौता होगा या नहीं ये तय नहीं है। साफ है कि ट्रंप को भी इस बात का एहसास हो गया है कि ईरान को झुकाना बेहद मुश्किल है। इस जंग के बाद अब अमेरिका ने भी ईरान का लोहा मान लिया है। इजराइल के तमाम दावे झूठे साबित हुए, तो दावे चुनाव आयोग के नए फैसलों को लेकर भी हो रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट को साफ और सही बनाने के लिए लोगों से जरूरी दस्तावेज मांग लिए, लेकिन तमाम राजनीतिक दल आयोग के इस फैसले की निंदा कर रहे हैं। इसे एनआरसी से जोड़कर इसके पीछे बड़ी साजिश बताई जा रही है। तो क्यों फिर सवालों से घिरा चुनाव आयोग, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग एक बार फिर घिर गया है। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत सभी वोटरों को अपनी नागरिकता और जन्म से जुड़े दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में अभियान चलाने की तैयारी की गई है। हालांकि विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में हैं। आरजेडी और सीपीआई-एमएल इस फैसले का विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि चुनाव से पहले ऐसा करना गलत है। आरजेडी नेता चितरंजन गगन ने कहा कि उनकी पार्टी इस तरह के काम के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हमने मुख्य चुनाव आयुक्त को बताया कि राज्य में लाखों परिवारों के पास वे दस्तावेज नहीं है जो मांगे जा रहे हैं। ये लाखों वोटरों को वोट देने से रोकने की साजिश है। वहीं सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि ये बिल्कुल एनआरसी जैसा है। उन्होंने कहा, इतना बड़ा काम 1 महीने में कैसे किया जा सकता है? ये सब गलत है। चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होने चाहिए, जिसमें सभी को शामिल किया जाए। विपक्षी दलों का कहना है कि ये लोगों को वोट देने से रोकने का एक तरीका है। उधर चुनाव आयोग का कहना है कि ये कदम वोटर लिस्ट को साफ और सही रखने के लिए बेहद जरूरी है।
अब चुनाव आयोग के इस कदम ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है और अब आने वाले वक्त में बिहार की सियासत क्या मोड़ लेती है, ये देखने वाली बात होगी। चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं, तो सवाल मोदी सरकार की नीतियों पर भी उठ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के समिट में शिरकत की, लेकिन बैठक के बाद जो संयुक्त बयान जारी किया गया उसमें भारत के मुद्दों का जिक्र भी नहीं है, जबकि पाकिस्तान की घटना को तवज्जो दी गई। ऐसे में इस बैठक ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चीन के बीजिंग में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की समिट इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। पहला तो इसलिए क्योंकि भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद पहली बार दोनों देशों के रक्षा मंत्री एक मंच पर थे, राजनाथ सिंह और ख्वाजा आसिफ। लेकिन दोनों के बीच ना तो कोई बैठक हुई ना ही बात हुई। लेकिन जिस तरह से इस बैठक में भारत के मुद्दों को नजरअंदाज किया गया, उसके बाद इसे लेकर चर्चा और गर्मा गई। एससीओ के मंच पर राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवादियों के खिलाफ भारत के रुख पर बात की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बैठक के बाद जारी होने वाले संयुक्त बयान में आतंकवाद का जिक्र करने के साथ पहलगाम की घटना को जोड़ने का दबाव भारत की तरफ से बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर पहलगाम की आतंक की घटना का जिक्र संयुक्त बयान में नहीं होने दिया। इसे मोदी सरकार की विदेश नीति पर सबसे बड़ा सवाल माना जा रहा है। एक तरफ भारत की मांग को खारिज कर दिया गया, वहीं पाकिस्तान की मांग पर बलूचिस्तान में हुई घटनाओं को बयान में जगह दी गई, जबकि इस घटना के लिए पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाता रहा है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि एससीओ के मंच पर क्या भारत की आवाज नहीं सुनी गई? मोदी सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो गई? क्या भारत पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है? विपक्ष लगातार मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाता रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान के साथ चली जंग और उसके बाद दूसरे मंचों जिसमें एससीओ और ओआईसी शामिल है, वहां पाकिस्तान को तवज्जो मिली, उसने भारत के लिए चिंता जरूर पैदा कर दी है। वैश्विक मंच पर भारत को क्या तवज्जो मिल रही है, इसे लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं। ऐसे में मोदी सरकार सवालों से घिर गई है। वहीं बुलडोजर एक्शन को लेकर भी बीजेपी सरकारों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी से शुरू हुई ये कहानी अब राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है और अब सीजेआई बीआर गवई ने इसे लेकर बड़ा बयान दिया है, जिस पर चर्चा काफी तेज है। तो क्या कुछ कहा है सीजेआई गवई ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश में अलग अलग जगहों पर अवैध निर्माण का हवाला देते हुए लगातार बुलडोजर एक्शन की खबरें आ रही हैं। सरकार के इस एक्शन से रातों रात कई लोगों के आशियाने उजड़ गए, उनके पास रहने के लिए मकान नहीं बचा। ये एक्शन खास तौर पर उन राज्यों में लिया जा रहा है जहां बीजेपी का शासन है। इस पर कई बार कोर्ट ने भी नाराजगी जताई है और अब खुद सीजेआई बीआर गवई ने इस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने उन लोगों से संवेदना जाहिर की जिन्हें इस कार्रवाई के चलते अपना सब कुछ खोना पड़ा। सीजेआई ने बुलडोजर जस्टिस पर अपने फैसले का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि द राइट टू शेल्टर इज सुप्रीम, यानी हर किसी को रहने का अधिकार सबसे ऊपर है। किसी को भी बिना वजह बेघर नहीं किया जा सकता, यानी सरकारें किसी से भी बेवजह उनका आशियाना नहीं छीन सकती। दरअसल सीजेआई अमरावती में अपने अभिनंदन समारोह में भाषण दे रहे थे, उस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। इस दौरान जस्टिस गवई ने न्यायिक तर्क में निष्पक्षता की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें स्वतंत्र रूप से सोचना होगा। लोग क्या कहेंगे ये हमारे फैसला लेने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकता। हमें बिना किसी दबाव के सही फैसला लेना चाहिए। सीजेआई ने अपने पुराने फैसलों और संवैधानिक मूल्यों का जिक्र कर ये साफ कर दिया कि न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा कदम उठा सकता है। सीजेआई के बयान से साफ है कि आने वाले वक्त में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कड़ा फैसला लिया जा सकता है, लेकिन भारत और पाकिस्तान में सीजफायर किसने कराया, इस पर अब तक फैसला नहीं हो पाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये जंग रुकवाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन भारत ने इसे खारिज कर दिया है। इसके बावजूद अब पीएम मोदी का नाम लेकर ट्रंप का इस पर नया दावा सामने आया है, जिस पर मोदी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान सीजफायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे मोदी सरकार के गले की फांस बनते जा रहे हैं। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि मैंने दोनों देशों में जंग रुकवाई। हालांकि लंबे वक्त तक मोदी सरकार ने उनके इस दावे को पूरी तरह से खारिज नहीं किया, लेकिन G7 समिट के दौरान खुद पीएम मोदी ने ट्रंप के दावों को गलत बता दिया था, अमेरिका की मध्यस्थता से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद ट्रंप अपना दावा दोहरा रहे हैं और इस बार तो उन्होंने पीएम मोदी का नाम लेकर ये बात दोहराई। ट्रंप ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात है भारत और पाकिस्तान। मैंने व्यापार पर फोन कॉल की एक सीरीज के साथ इसे समाप्त किया। मैंने कहा कि अगर आप एक दूसरे से लड़ने जा रहे हैं
तो हम कोई व्यापार सौदा नहीं करेंगे। हकीकत में पाकिस्तान से जनरल पिछले हफ्ते मेरे कार्यालय में था। आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो एक महान सज्जन है, वो एक महान व्यक्ति है और मैंने उन्हें तर्क करने के लिए कहा। मैंने कहा हम कोई व्यापार सौदा नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक दूसरे से लड़ने जा रहे हैं तो मैं व्यापार सौदा नहीं कर रहा हूँ। और आप जानते हो क्या? उन्होंने कहा नहीं, मैं व्यापार सौदा करना चाहता हूँ, हम परमाणु काम बंद कर देंगे। यानी ट्रंप का दावा है कि उन्होंने पीएम मोदी को फोन किया और मोदी ने उनकी बात मान ली, जिसके बाद मोदी सरकार कई सवालों से घिर गई है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि ट्रंप ने 18वीं बार कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी। कांग्रेस बार बार ये मुद्दा उठा रही है और मोदी सरकार से जवाब मांग रही है। ऐसे में अब इस पर सरकार की तरफ से क्या सफाई आएगी भी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ट्रंप का दावा मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है, तो मुश्किलें एयर इंडिया की भी कम होती नजर नहीं आ रही। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान AI-171 12 जून को हादसे का शिकार हो गया था। इस घटना में प्लेन में सवार 241 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ एक शख्स ही जिंदा बचा था। इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है, यह अभी साफ नहीं हो पाया। ऐसे में जांच में हो रही देरी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात के अहमदाबाद में हुए हादसे को 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं। अब देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से इस हादसे को लेकर जांच में देरी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उसका कहना है कि जांच के लिए अभी तक मुख्य जांचकर्ता की नियुक्ति नहीं हुई। कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। जांच में हो रही देरी पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने कहा कि अब तक मुख्य जांचकर्ता की नियुक्ति नहीं हुई है। ये देरी अस्पष्ट और अक्षम्य है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा की, जिसमें दावा किया गया है कि अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के 14 दिन बाद भी विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB ने दुर्घटना की जांच के लिए अब तक एक मुख्य जांचकर्ता की नियुक्ति नहीं की है। उन्होंने कहा कि ये देरी समझ से परे और अक्षम्य है। इस मामले में AAIB की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कांग्रेस जिस तरह से इस मुद्दे को उठा रही है, उससे सरकार पर दबाव बढ़ा और विमान के ब्लैक बॉक्स को लेकर अपडेट आया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने दुर्घटनाग्रस्त बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर के ब्लैक बॉक्स से डेटा निकालने में सफलता हासिल की है। ब्लैक बॉक्स के क्रैश प्रोटेक्शन मॉड्यूल यानी CPM और मेमोरी मॉड्यूल को 24 और 25 जून को दिल्ली में AAIB की प्रयोगशाला में सफलतापूर्वक एक्सेस किया गया और डेटा डाउनलोड कर लिया गया है। बता दें, ब्लैक बॉक्स में 2 मुख्य हिस्से होते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। CVR पायलटों की बातचीत और कॉकपिट के अन्य ऑडियो को रिकॉर्ड करता है, जबकि FDR उड़ान के तकनीकी विवरण जैसे ऊंचाई, गति, इंजन की स्थिति और नियंत्रण सेटिंग्स को दर्ज करता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे फास्टैग में हुए क्या बड़े बदलाव। फास्टैग अब सिर्फ टोल टैक्स तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार इसे पार्किंग फीस, ट्रैफिक चालान, इंश्योरेंस प्रीमियम और EV चार्जिंग जैसे कई कामों के लिए स्मार्ट टूल बनाने जा रही है। 11 करोड़ से ज्यादा फास्टैग यूजर्स को एक ही प्लेटफॉर्म से कई सुविधाएं मिलेगी। तो कब से लागू होगा ये बदलाव और इसका यूजर्स को कैसे मिलेगा फायदा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। फास्टैग अब सिर्फ टोल टैक्स भरने का जरिया नहीं रहेगा, बल्कि सरकार इसे और स्मार्ट बनाने की तैयारी में है। अब आप अपने फास्टैग से पार्किंग फीस, ट्रैफिक चालान, इंश्योरेंस प्रीमियम और EV यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग जैसी चीजें भी पे कर सकेंगे। मतलब एक ही फास्टैग से गाड़ी से जुड़े सारे पेमेंट्स निपट जाएंगे। इससे न सिर्फ वक्त बचेगा, बल्कि पेमेंट सिस्टम भी आसान हो जाएगा। अभी तक फास्टैग का इस्तेमाल 11 करोड़ से ज्यादा लोग कर रहे हैं और ये सिर्फ टोल प्लाजा तक ही सीमित था। लेकिन अब सरकार चाहती है कि ये एक ऑल इन वन डिजिटल टूल बन जाए। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक वर्कशॉप की, जिसमें वित्त मंत्रालय, NHAI और कई फिनटेक कंपनियों के लोग शामिल हुए। वहां यह डिस्कस हुआ कि फास्टैग को और कितने कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि फास्टैग को हम ऐसा सुपर टूल बनाएंगे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आसान और लोगों की जिंदगी को और सुविधाजनक बनाएगा। वर्कशॉप में मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी MLFF सिस्टम की भी बात हुई। ये सिस्टम ऐसा है कि गाड़ियां टोल प्लाजा पर रुके बिना ही टोल पे कर सकेंगी, जिससे जाम की दिक्कत खत्म होगी और टोल कलेक्शन भी ट्रांसपेरेंट होगा। वैसे फास्टैग का एनुअल पास लेना जरूरी नहीं है। जो लोग इसे नहीं लेना चाहते वो पुराने तरीके से फास्टैग यूज कर सकते हैं। टोल प्लाजा पर सामान्य पेमेंट पहले की तरह ही चलता रहेगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।